Hello everyone, welcome back to my channel. I hope that you all are doing well and preparing hard for your exam. So I hope कि आप सभी लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे असर्शन रीजन बैक क्वेश्चंस, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स आती हैं। सो हम लोग देखेंगे कि अगर असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन आया हो तो हमें उसे किस टाइप से सॉल्व करना चाहिए ताकि हमारा जो आंसर है वो ठीक हो। तो सबसे पहले आप लोगों ने असर्शन और रीज़न को सेपरेटली रीड आउट करना है और ये देखना है कि क्या असर्शन ठीक है, क्या हमारा जो रीज़न है वो ठीक है। यानी कि हम लोगों ने पहले सिर्फ असर्शन को देखना है और ये इवेलुएट करना है कि क्या असर्शन ठीक है। उसके बाद हम लोग रीज़न को पढ़ेंगे, फिर ये इवेलुएट करेंगे कि क्या हमारा जो रीज़न है वो ठीक है। अगर तो ये दोनों ही ठीक होंगे तभी हम लोग ये जो दो स्टेप्स हैं यानी कि इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं, तभी हम लोग उनके ऊपर जाएंगे। क्योंकि अगर इन दोनों में से कोई भी एक गलत है तो हमारा जो आंसर है वो इन दोनों में से ही हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग सेपरेटली एवेलुएट करेंगे कि क्या हमारी असर्शन और रीज़न ठीक है कि नहीं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं कि किस टाइप से हमें इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें गिवन है फॉर सर्टन गुड्स द एक्सपेंडिचर बाय द कंज्यूमर डिक्रीज। अब यहाँ पे बोला गया है कि कुछ गुड्स ऐसी होती हैं जिनके लिए कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर डिक्रीज होता है। सो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि क्या सच में ऐसे टाइप की हमारे पास गुड्स होती है जिनके ऊपर हमारा एक्सपेंडिचर कम होता है। तो आंसर है बिल्कुल ठीक, क्योंकि देखिए हमारे पास इंफीरियर गुड्स, गिवन गुड्स ऐसे टाइप के गुड्स हैं जिनमें हमारा एक्सपेंडिचर हमारी इनकम के बढ़ने के साथ कम होता रहता है। यानी कि गिवन गुड्स के केस में हमारा जो इनकम इफेक्ट है वो नेगेटिव होता है। अब नेगेटिव इनकम इफेक्ट का मतलब ये है कि अगर हम लोगों की इनकम बढ़ेगी तो हम लोग ऐसी क्वालिटी वाली गुड्स को छोड़ के अच्छी क्वालिटी वाले गुड्स को परचेज करेंगे। सो यहाँ पे हमारा जो असर्शन है कि सर्टन गुड्स के लिए कंज्यूमर का जो एक्सपेंडिचर है वो कम होता है, ये बिल्कुल ठीक है। अब हम लोग ये एवेलुएट करेंगे कि क्या हमारा रीज़न भी ठीक है। सो रीज़न दे है फॉर सच गुड्स द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज हाई। यानी कि ऐसे टाइप के गुड्स के लिए हमारी जो इनकम इलास्टिसिटी है वो हाई है। सो यहाँ पे इसका जो रीज़न है वो गलत है, क्योंकि इन्फीरियर गुड्स और गिवन गुड्स के केस में हमारी जो इनकम इलास्टिसिटी है वो हाई नहीं होती, वो होती है लो। लो इनकम इलास्टिसिटी का मतलब ये है कि अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो हम लोग ऐसी घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स क्यों यूज़ करेंगे, हम लोग अच्छी क्वालिटी के गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे। सो इसके लिए रीज़न यहाँ पे गलत है। यहाँ पर अगर लिखा होता कि फॉर सच गुड्स द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लो, तब ये ठीक होता। अब ये भी क्वेश्चन राइज होता है कि अगर गिवन गुड्स के लिए, इंफीरियर गुड्स के लिए हमारी जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो लो है, तो हाई किसके लिए होगी। सो लग्जूरियस गुड्स के केस में हमारी जो इनकम इलास्टिसिटी है वो हाई होती है। यानी कि अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो हम लोग लग्जूरियस गुड्स के ऊपर ज़्यादा खर्च करेंगे। सो उन गुड्स के केस में इनकम इलास्टिसिटी हाई होती है और इंफीरियर गुड्स के केस में हमारी जो इनकम इलास्टिसिटी है वो लो होती है। सो अब हमारा असर्शन ठीक है, रीज़न हमारा गलत है। यानी कि हम लोग इन दो स्टेप्स के ऊपर हम लोग जाएंगे नहीं, हमें हमारा जो आंसर है वो मिल गया है, जो है कि असर्शन हमारी ठीक है और रीज़न हमारा गलत है। यानी कि थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। सो यहाँ पे है इन क्लासिकल मॉडल इन्वेस्टमेंट डिमांड इज रिगार्डेड एज ऑटोनमस ऑफ चेंजेस इन इनकम एम्प्लॉयमेंट। यानी कि ऑटोनमस का मतलब ये है कि ये इंडिपेंडेंट है। हमारी जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है वो इंडिपेंडेंट है, उसके ऊपर इनकम या फिर एम्प्लॉयमेंट में होने वाले चेंजेस का बिल्कुल भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो कि गलत है। क्योंकि अगर हमारी इनकम बढ़ेगी, इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, तो उसकी वजह से हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर चेंजेस जो हैं वो आएंगे। एम्प्लॉयमेंट और इनकम में होने वाले चेंजेस की वजह से हमारी इन्वेस्टमेंट में भी चेंजेस आएंगे। क्योंकि अगर हमारी इनकम बढ़ेगी, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट होगी, यानी कि वो लोग इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। सो इसलिए ऐसा बोलना कि क्लासिकल के मॉडल में ये सपोज किया गया है कि इन्वेस्टमेंट की जो डिमांड है वो ऑटोनमस है चेंजेस इन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये गलत है। क्योंकि क्लासिकल के मॉडल में ऐसा कुछ भी सपोज नहीं किया गया। सो यहाँ पे ये हमारा जो असर्शन है ये गलत है। अब हम लोग देखें कि क्या हमारा रीज़न ठीक है या फिर ये भी गलत है। सो रीज़न है इट इज़ रेज्ड बाय फ्लेक्सिबिलिटी विच ब्रिंग्स फुल एम्प्लॉयमेंट इन द क्लासिकल मॉडल। सो क्लासिकल के मॉडल में ऐसा बोला गया कि वेजेस और प्राइजेस की फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि अगर डिसइक्विलिब्रियम होगा तो वेजेस में और प्राइजेस में ऐसे चेंजेस होंगे जिनकी वजह से जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो दोबारा से उसको अचीव कर लिया जाएगा। ये क्यों होता है, क्योंकि हमारे जो वेजेस और प्राइजेस हैं फ्लेक्सिबल होते हैं। सो बिल्कुल हमारे जो क्लासिकल मॉडल है उसमें हमारे वेजेस और प्राइजेस फ्लेक्सिबल होते हैं। सो यहाँ पे हमारा जो रीज़न है वो ठीक है। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या है कि असर्शन हमारी गलत है और रीज़न हमारा जो है वो ठीक है। यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट।
सो अब आप लोगों ने देख लिया कि अगर हम लोग असर्शन और रीज़न को सेपरेटली देखेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमें आगे वाले स्टेप पे जाने की ज़रूरत है भी नहीं। बट यहाँ पे आपको एक बात जो है कि उस टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि जिस टॉपिक में से क्वेश्चन आया हुआ है उसकी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ताकि आप लोग ये इवैल्यूएट कर पाओ कि जो आपको असर्शन और रीज़न गिवन है उसमें क्या बोला गया है और एक्चुअल में ऐसा है कि नहीं। सो आगे हम लोग एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। Assertion given है, parties to dispute over property right will be able to negotiate an economically optimal solutions। तो यहाँ पे ये जो assertion है ये कौन थ्योरम में से लिया गया है। सो assertion में ये बोला गया कि पार्टीज जिनमें झगड़ा जो है वो चल रहा है रिगार्डिंग प्रॉपर्टी राइट्स, वो नेगोशिएट कर लेंगे आपस में, यानी कि समझौता कर लेंगे, और समझौता करके वो इकोनॉमिकली ऑप्टिमल सोल्यूशन, यानी कि ऐसा सोल्यूशन जो कि दोनों ही पार्टीज के लिए बेनिफिशियल होगा, वहाँ तक पहुँच जाएंगे, जो कि बिल्कुल ठीक है। क्योंकि अगर आप लोगों ने कौन थ्योरम पढ़ी है तो वहाँ पर ये बोला गया कि अगर नंबर ऑफ पार्टीज कम होंगी और आपस में नेगोशिएट करेंगी तो वो इकोनॉमिकली ऑप्टिमल सोल्यूशन के ऊपर पहुंच सकती हैं, आपस में बातचीत करके, आपस में नेगोशिएट करके। यहाँ पे असर्शन ठीक है। सो रीज़न है, देयर आर एफिशिएंट कॉम्पिटिटिव मार्केट्स एंड देयर आर नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट। तो ये भी जो रीज़न है ये ठीक है, क्योंकि कॉल थ्योरम अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो वहाँ पर लिखा है कि एफिशिएंट और कॉम्पिटिटिव मार्केट्स होंगी और ट्रांजैक्शन कॉस्ट, यानी कि जो पार्टीज़ हैं उनमें आपस में नेगोशिएट करने में जो चार्जेस हैं वो नहीं लगते, यानी कि ट्रांजैक्शन की कोई भी कॉस्ट नहीं होती। ये भी इस थ्योरम की एजम्पशन है। सो अब हम लोग इनको एक साथ पढ़ के देखें कि क्या इनमें हमें जो प्रॉपरली मीनिंग है वो फाइंड आउट हो रहा है। सो parties to dispute over property right will be able to negotiate an economically optimal solution because there are efficient competitive markets and there are no transaction costs। जो कि बिल्कुल ठीक मीनिंग जो है वो निकल के आ रहा है, क्योंकि पार्टीज अपने डिस्प्यूट्स को सॉल्व करेंगी और नेगोशिएट करके वो इकोनॉमिकली ऑप्टिमल सोल्यूशन में पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मार्केट्स हैं वो इफेक्टिव हैं, कॉम्पिटिटिव मार्केट हैं, और इसके अलावा कोई भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो नहीं लग रही। सो ये असर्शन भी ठीक है और इसके रिगार्डिंग जो रीज़न है वो भी ठीक है, और ये जो रीज़न है ये असर्शन को कम्प्लीटली एक्सप्लेन भी कर रहा है। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। Now the last question of today's video is that assertion है disguised unemployment is present in India। इंडिया में छिपी हुई बेरोजगारी जो है वो पाई जाती है। छिपी हुई बेरोजगारी का मतलब है कि जिस फील्ड में काम करने के लिए जितने वर्कर्स की ज़रूरत है उससे ज़्यादा वर्कर्स उस फील्ड में लगे हुए हैं। सपोज़ कि अगर 2 हेक्टेयर लैंड के ऊपर काम करने के लिए 10 लोगों की ज़रूरत है और 10 की बजाय वहाँ पे 15 लोग लगे हुए हैं, तो 15 लोगों के लगने की वजह से जो प्रोडक्टिविटी है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत है 10 बंदों की। अगर वहाँ पे 15 लोग लगे हो तो ये जो 5 लोग हैं ये डिस्गाइजली अनएम्प्लॉयड है, क्योंकि ये प्रोडक्टिविटी में कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे। सो यहाँ पे रीज़न है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एट मार्जिन इज क्लोज टू ज़ीरो, यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है वो इक्वल है क्लोज टू ज़ीरो के करीब है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखिए अगर ये जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ही एग्रीकल्चर सेक्टर में पाई जाती है, एग्रीकल्चर सेक्टर में पाई जाने की वजह से मतलब ये है कि जितने वर्कर्स चाहिए उससे ज़्यादा लोग लगे हुए हैं। सो ये जो 5 लोगों की प्रोडक्टिविटी ये तो ज़ीरो है, क्योंकि अगर काम करने के लिए 10 बंदों की ज़रूरत है उसमें 15 लोग लगे हुए हैं, तो इनकी कोई भी प्रोडक्टिविटी में कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा, यानी कि इनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इक्वल है ज़ीरो के। सो यहाँ पे यही लिखा है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज प्रेजेंट इन इंडिया बिकॉज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एट मार्जिन इज क्लोज टू जीरो। से यहाँ पे ये दोनों के दोनों असर्शन भी ठीक है और रीज़न भी ठीक है, और असर्शन रीज़न जो है वो असर्शन को जस्टिफाई भी कर पा रहा है। सो यहाँ पे बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को ये थोड़ी सी भी हेल्प मिली होगी कि आप लोग असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।